स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने एक पार्ट डिस्कस किया था प्रेपोजिशन का, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स इसके डिस्कस किए थे। सिंपली जो एकेडमिक्स लेवल की थ्योरी है, जैसे यूजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का टिपिकली सेशन रहेगा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ठीक है, कि मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस होती हैं तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रपोजिशन में सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हैं, कोप विद लिखा हुआ है और सेकंड आपके सामने कोप अप विद लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। तो इनफॉर्मल फॉर्मेट की बात करें तो ज्यादातर बच्चों को यही लगता है कि जो सेकंड वाला जोड़ा है ये सही है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया एक बार, तो कभी भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस सेकंड वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सही जो होता है वो होता है आपका कोप विद। और कोप विद अप, इसमें फ्लो में एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी जुबान पे आ जाता है आई कैन कोप अप विद दिस सिचुएशन, राइट। सो कोप अप विद इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, हमेशा याद रखना कोप विद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है कोप विद होता है और एक नीचे लिखा हुआ डील विद। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? अब देखा जाए तो कोप विद और डील विद का मीनिंग थोड़ा सा सेम ही होता है, बट थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस है। एक बार एक सवाल पूछा था एग्जाम में और ऑप्शन में वहां पे कोप विद और डील विद दोनों दे रहा था, तो फिर कैसे डिटरमाइन करोगे, राइट। तो कोप विद होता है कि कोप विद लगाते हैं हम तब जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की बात करते हैं, टू टैकल या टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। अगर सेंटेंस में डिफिकल्ट सिचुएशन की बात कर रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है आपको सेंटेंस में, तो फिर वहां पे आप लिखें हमेशा ही कोप विद। और आपकी फ्रेंड कहीं पे जा रही है और आपको पीछे बोले कि यार मैं तो जा रही हूँ, पीछे तुम संभाल लोगी, तो आप बोलते हो कोई इशू नहीं है यार, आप जहां जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आई कैन इजिली डील विद दिस। तो अगर इजी सिचुएशन को टू हैंडल इजी सिचुएशन, टू हैंडल इजी सिचुएशन, राइट। तो जब हम आसान सिचुएशन को संभालने की बात करते हैं वहां पे लिखा जाता है बेटा डील विद। सो आप बोलोगे आई कैन इजिली डील विद दिस सिचुएशन। तो कोप विद और डील विद का मीनिंग सेम होता है, किसी चीज सिचुएशन को संभालने को ही बोलते हैं, लेकिन डील विद लगाते हैं हम डिफिकल्ट, डील विद लगाते हैं इजी सिचुएशन, आसान परिस्थिति को संभालना डील विद होता है, और कोप विद किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को संभालने के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आते हैं। तो आपके सामने एक लिखा हुआ है डील विद और दूसरा लिखा है डील इन और थर्ड लिखा हुआ है डेल्ट आउट, राइट। अब ये जो डील वर्ड होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डील के साथ विद लगता है, इसका मीनिंग तो आपको बता दिया। अब डील वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना है, इसका इन भी लिखा जाता है और डील के साथ ही आपका आउट भी लिखा जाता है, राइट। अब डील विद तो मैंने बता दिया टू हैंडल इजी सिचुएशन, किसी इजी सिचुएशन को हैंडल करने के कॉन्टेक्स्ट में हम डील विद लिखते हैं, राइट। और डील इन कब लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डील इन ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैंक्स के सवाल में आता है। तो डील इन आपने तब लगाना है स्टूडेंट अगर सेंटेंस में ट्रेड की बात कर रहा होगा। ट्रेड समझते हो, बिजनेस, व्यापार, राइट। जब सेंटेंस में ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट होता है या बिजनेस की बात करेगा तो वहां पे कभी भी आपने जो है डील विद नहीं लिखना। जैसे आप बोलते हो मेरे जो फादर हैं वो स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, माय फादर डील्स इन स्टेशनरी, माय फादर डील्स इन लग्जरी गुड्स, राइट। तो जब बिजनेस की बात आती है तो वहां पे हमेशा ही डील्स इन लिखते हैं। और डील आउट का जो मीनिंग होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, बांटना समझते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डील आउट का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। जैसे में डील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डेल्ट होती है। तो पैसिव वॉइस में एग्जांपल बोल सकता हूं द स्वीट्स, इफ आई से द स्वीट्स, मिठाइयों को बांटा गया था, स्वीट्स वर डेल्ट आउट, डेल्ट आउट। तो मैंने पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, डील डेल्ट, डेल्ट होता है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि डेल्ट मैंने यूज किया यहाँ पे बांटने के कॉन्टेक्स्ट में। द स्वीट्स वर डेल्ट आउट, आप आगे भी लिख सकते हो अमंग द स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो अमंग द स्टूडेंट्स, राइट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, अब आपको जल्दी से एरर को हिट करना है। दोनों सेंटेंसेस में क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? पहला बोला आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट्स, राइट। आप कहीं पे पढ़ाने गए और आप वहां पे बोलने लगे कि मैं इस तरह के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ या मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम तो नहीं आएगा, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, बी पार्ट में एरर बन जाएगी हमारी, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम इट शुड बी डील विद आना चाहिए, राइट। तो आप ये बोल रहे हो कि आई कैन नॉट डील विद दोज अनरूली स्टूडेंट्स,
किस तरह के अनरूली स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं संभाल नहीं सकता। और सेकंड आप बोल रहे हो माय फादर डील्स विद लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। अब यहां से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बोल रहा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है बेसिकली बिजनेस की, व्यापार की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फिर डील विद नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे लगना चाहिए था डील्स इन। माय फादर डील्स इन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, राइट। सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब अगला कंफ्यूजिंग हमारे सामने आता है, एक लिसन होता है, एक आपके सामने वर्ड यहाँ पे लिसन लिखा हुआ है, फिर सेकंड आपके सामने यहाँ पे लिसनिंग लिखा हुआ है, और फिर एक नीचे का एक्सप्रेशन होता है वर्थ लिसनिंग। तीन वर्ड है, ध्यान रखना कि जो लिसन होता है बेटा इसके साथ हमेशा ही टू को लिखा जाता है, राइट। लिसनिंग के साथ भी प्रपोजिशन टू को लिखा जाता है, बट आपको ध्यान रखना है वर्थ लिसनिंग का, ये वर्थ लिसनिंग कभी भी अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो प्लीज लिसन टू मी, तो ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं लिसन टू होता है। अब रिज्यूमे हम बनाते हैं, कहीं पे हमने अप्लाई करना होता है किसी जॉब के लिए, तो हम वहां लिखते हैं हॉबीज में लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। और लेकिन ये जो वर्थ लिसनिंग होता है इसका मतलब होता है फायदेमंद, बेनिफिशियल, राइट। तो वर्थ लिसनिंग एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो अपने साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। जैसे आपका मूड खराब है तो आप बोल देते हो द सॉन्ग्स ऑफ ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू, ऐसे देगा आपको पेपर में, बोलेगा द सॉन्ग्स ऑफ ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू, तो वहां पे टू नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना वर्थ लिसनिंग के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लिखी जाती। आगे मूव करते हैं। अब ये जो वर्ब है आपके सामने कंप्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और इस वर्ब का ना अपना ही कॉन्सेप्ट है। अब कंप्राइज के साथ नॉर्मली जब मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा बताओ इसका कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसे बताते हैं सर इसका ऑफ आता है, कंप्राइज ऑफ होता है, राइट। मतलब ऐसा लगता है हमें कि ऑफ आएगा, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसके साथ ऑफ कभी भी नहीं आता अगर स्टेटमेंट आपकी एक्टिव वॉइस में होगी। एक्टिव वॉइस में होगी स्टेटमेंट तो इसके साथ ऑफ नहीं आता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में होगी तो फिर इसके साथ ऑफ करेक्ट होता है। तो मतलब पैसिव वॉइस में इसके साथ ऑफ लगाना होता है, और एक्टिव वॉइस में ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ ऑफ नहीं लेती है, राइट। अब ये दो एग्जांपल आप देख सकते हो, पहला सेंटेंस बोल रहा है द मीटिंग कंप्राइजेज ऑफ 5 मेंबर्स, सेकंड बोल रहा है द मीटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। अब आपको जो टाइम एंड टेंस पढ़ाया स्टूडेंट, टाइम एंड टेंस जो चैप्टर हमने पढ़ा, मैंने आपको टेंस जब पढ़ाए थे तो उसमें भी बताया था कि सारी जो टेंस होते हैं वो एक तरह से एक्टिव वॉइस होती है, टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और टेंस के अंदर जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो आपको बताया था कि जब थर्ड पर्सन बेटा सिंगुलर होता है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लिखा जाता है, एस और एस लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में द मीटिंग आ गया, द मीटिंग क्या है, द मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट बेटा क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीटिंग सिंगुलर है तो क्या लगा रहा है कंप्राइजेज लगा रहा है, जैसे ही सिंगुलर था तो क्या लिखा गया गोज लिखा। उसी तरह मीटिंग सिंगुलर है तो मतलब समझ आ गया कि पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ क्या आप कंप्राइज के साथ ऑफ लिखोगे, मैंने अभी पीछे क्या बताया आपको कि कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लिखा जाता, राइट। तो ये जब भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो एग्जामिनर एक्टिव वॉइस में ही ऑफ लगा के देता है पेपर में, ध्यान रखना, राइट। लेकिन जब आपने ऐसे बोला, आपने बोला आई टेक टी, ये एक्टिव वॉइस है, फिर आपने बोला टी इज टेकन बाय मी, तो आपको पता है टी इज टेकन बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो उसी तरह इज के साथ देखो यहाँ कंप्राइज्ड ऑफ लगा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस होगी बेटा, ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में आप कंप्राइज वर्ब के साथ ऑफ को लगा सकते हो, ये गलत नहीं होता। तो पैसिव वॉइस में सेकंड सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको एक्टिव वॉइस का ध्यान रखना, ये ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, कंप्राइज वर्ब पैसिव वॉइस में तो ऑफ लेती है बट एक्टिव वॉइस में इसके साथ ऑफ नहीं लिखा जाता। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, सारे प्रपोजिशन के सारे इंपॉर्टेंट फंडेज हैं ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली इस चैप्टर के, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये और ये पेपर में पूछे गए हैं। पहले में हो रहा है द पेशेंट इज सफरिंग डैश फीवर, अब यहाँ पे सफरिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजिशन को डालना है। और सेकंड में बोल रहे द पेशेंट इज कंप्लेनिंग, राइट, ऊपर सफरिंग है नीचे कंप्लेनिंग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं और कंप्लेनिंग के साथ भी फ्रॉम ही लगा के आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना बेटा सफरिंग के साथ तो प्रपोजिशन फ्रॉम लगती है, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ये तो करेक्ट है, बट कंप्लेनिंग के साथ एक्चुअली ऑफ को लगाया जाता है, ठीक है। द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ होता है, कंप्लेनिंग फ्रॉम कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं,
है। अब यहाँ पे एक और फंडा निकल के आता है कि ये जो सफर होता है, सफर एक वर्ब होती है, सफर, सफर्ड, सफर्ड, है ना, तो सफर से ही सफरिंग बना, मतलब V1 में आईएनजी लगा के इसकी V4 बना दी है, ठीक है। सफरिंग एज ए वर्ब पूरा टेक प्रेपोजिशन फ्रॉम, जैसे कि हमने पीछे किया, इस सेंटेंस में किया, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज किया गया है, तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया बेटा, हमने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकलता है बेटा, ध्यान रखना आपने, कभी भी जब आप इसको यूज करते हो, सफरिंग्स जब आप लिख देते हो, सफरिंग्स, अब इसमें एस लग गया, तो सफरिंग्स एक नाउन है, सफरिंग एक वर्ब है, राइट। तो सफरिंग्स एज ए नाउन बोल रहा है, अपने साथ लेता है प्रेपोजिशन ऑफ, ध्यान रखना, ये सफरिंग वर्ब होती है, उसके साथ फ्रॉम लगाते हैं, सफरिंग्स जब उसमें एस लगता है तो फिर ये नाउन बन जाता है और इसके साथ ऑफ प्रपोजिशन को लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, द ब्लू ब्लड, समझते हैं ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू ब्लड बोलते हैं बेटा जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्लू ब्लड होते हैं जो शाही खानदान से जो लोग बिलोंग करते हैं, उसके लिए एक मुहावरा है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स रॉयल फैमिली, one who belongs to royal family basically, right? But the blue blood never takes care of the sufferings of the poor, अब देखो क्या लगाया यहाँ पे प्रपोजिशन, राइट। मतलब जो ब्लू ब्लड होते हैं, जो शाही खानदान से बिलोंग करता है इंसान, वो कभी भी गरीबों की सफरिंग्स का उसको कोई लेना देना नहीं होता, उनके ऊपर कोई दया नहीं करता, हो दया भाव नहीं रखता, ठीक है। तो सफरिंग्स के साथ यहाँ पे हम कौन सी प्रपोजिशन लगा रहे हैं? ऑफ लगा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सफरिंग एज ए वर्ब टेक प्रपोजिशन फ्रॉम, and sufferings as a noun take preposition of, right? मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डाई वर्ब का कॉन्सेप्ट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम से और हाई से हाई लेवल तक ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है बेटा, ठीक है। डाई एक ऐसी वर्ब है जिस वर्ब के साथ 4 प्रपोजिशन लिखी जाती हैं। पहला बोल रहा है डाई के साथ लगाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑफ लगा, ऑफ लिखा जा रहा है, दूसरे में फ्रॉम लिखा जा रहा है, तीसरे में इन लिखा जा रहा है, चौथे में फॉर लिखा जा रहा है। अब इन चारों के पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, भाई कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा, किस संदर्भ में हमें ऑफ लिखना है, किस संदर्भ में फ्रॉम आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा, मतलब इनके संदर्भ डिफरेंट है, तो वो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है, आप पढ़ सकते हो। पहला बोल रहा है ही डाइड ऑफ कैंसर, अब कैंसर क्या है बेटा? बीमारी है। जब कोई बंदा किसी बीमारी से किसी की डेथ होती है, किसी डिजीज से जब किसी की डेथ होती है, तो आपको उसके साथ लगाना होता है ऑफ, तब डाई के साथ ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, ही डाइड ऑफ डायरिया, ये बीमारियां हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे की डेथ डिजीज से होती है, मौत का क्या रूप होगा किसी को नहीं पता, है ना। सभी को पता है कि जिसका बर्थ हुआ उसकी डेथ भी होनी है, वन डे और द अदर वी विल डाई, मतलब एक ना एक दिन हमें मरना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है ये, ठीक है जी, कोई इसको झुठला नहीं सकता। लेकिन हर बंदे की डेथ डिजीज से ही होगी ये कोई तय नहीं है, तो मतलब मौत का क्या रूप होगा कुछ कोई नहीं जानता। अब सेकंड में बोल रहा है ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन क्या हो गया बेटा? भूखमरी होगी, तो भूखमरी से कोई मर गया तो ये तो अदर कॉज में गया ना, ये तो बीमारी नहीं हुई। तो अगर सेंटेंस में अदर कॉज की बात करेगा, ठीक है, कोई और कारण होगा बीमारी के अलावा, तो फिर डाई के साथ फ्रॉम लगता है। स्टारवेशन मतलब हंगर, भूखमरी से मर गया हो। और तीसरे में बोल रहा है ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, जब किसी की डेथ एक्सीडेंटल केस में होती है तो फिर हम उसके साथ लगाते हैं प्रपोजिशन इन। और चौथा बोल रहा है ही डाइड फॉर द नेशन, ही डाइड फॉर द कंट्री, राइट। जब किसी की डेथ, कोई अपनी देश के लिए शहीद हो जाता है, छोटी छोटी एजेस में सोल्जर्स अपने बलिदान कर देते हैं देश के लिए, कंट्री के लिए, सो दे डाइड फॉर व्हाट? दे डाइड फॉर द नेशन, दे डाइड फॉर द कंट्री, तो फिर वहां पे फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो चारों के कॉन्टेक्स्ट बता दिए, डाई ऑफ बीमारी में लगाते हैं, डाई फ्रॉम अदर कॉजेज में लगाते हैं, डाई इन एक्सीडेंटल केस में लगाते हैं, और डाई फॉर आपका गुड कॉज के लिए, या कंट्री के लिए, नेशन के लिए, जब कोई शहादत देता है कोई बंदा अपनी, तो वहां पे डाई फॉर लगा, राइट, किया जाता है। ये थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है, और ये चैप्टर आज हमारा फिर डन भी हो जाएगा, राइट। थोड़े से इसके एमसीक्यूज करने हैं और ये चैप्टर हमारा डन है। तो ये थर्ड टाइप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, थर्ड टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप थर्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है पूरा, वी डिस्कस्ड डैश द मैटर, तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन डालनी है, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ऑन आएगा, डिस्कस ऑन, डिस्कस ओवर, डिस्कस अबाउट, या यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, राइट। अब जब ये सवाल मैं बच्चों से पूछता हूं तो 99% बच्चे यहाँ पे अबाउट आता है हमारे दिमाग में, कि वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर,
वी डिस्कस्ड व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, हमने अबाउट मैटर के बारे में बात की। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे डिस्कस वर्ब के साथ ना तो ऑन आएगा, ना ही ओवर आएगा, ना ही अबाउट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नो प्रपोजिशन, कुछ नहीं भरना हमने इस ब्लैंक में, हमने इस ब्लैंक में कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशंस नहीं लिखी जाती, ठीक है। डिस्कस के अंदर ही, डिस्कस का मतलब ही बेटा टॉक अबाउट होता है, इस वर्ब के अंदर ही अबाउट होता है। अगर आप इसके साथ अबाउट लिख दोगे ना तो ये फिर सुपरफ्लूअस हो जाएगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्कस का मीनिंग ही टॉक अबाउट होता है और इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, याद रखना। अब आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको देखना है कि इसमें दूसरे में क्या आएगा और इसमें तीसरे में क्या भरेंगे। तो आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो, क्या शी एंटर्ड के बाद यहाँ पे इन इनटू लगाने की जरूरत है? आप क्या बोलोगे, शी एंटर्ड इन द क्लास या शी एंटर्ड इनटू द क्लास? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो बेटा जब वो एंटर हुई क्लास में तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल एंट्रेंस की, राइट। तो जब भी सेंटेंस में हम फिजिकल एंट्रेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लिखते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि बंदा फिजिकली ही एंटर करता है, हर जगह बंदा फिजिकली ही एंट्री की बात होती है, ऐसा नहीं होता, राइट। आपने किसी नए बिजनेस में एंटर किया तो आप फिजिकली थोड़ी एंटर हुए, आपने एक नए युग में एंटर किया, ठीक है, न्यू एरा में एंटर किया आपने, आपने एक नए रिलेशनशिप में एंटर किया। तो जब आप फिजिकल एंट्रेंस के अलावा बात करते हो तो फिर वहां एंटर वर्ब अपने साथ इनटू लेती है। तो एक्सेप्शन है इसके साथ, ध्यान रखना। एंटर इनटू कहां नहीं होता, जब हम फिजिकल एंट्रेंस की बात करते हैं। फिजिकल एंट्रेंस के अलावा हर जगह एंटर के साथ इनटू लिखा जाता है, आगे आ जाते हैं। ये हैं वो वर्ब्स जिनके साथ प्रपोजिशंस नहीं लिखी जाती। एंटर इनटू आपको बता दिया, एंटर इनटू कब होता है, एंटर इनटू होता है फिजिकल एंट्रेंस के अलावा। एंटर इनटू कब नहीं होता बेटा, जब फिजिकल एंट्रेंस की बात होती है तो इनटू नहीं लगाना है। वायोलेट के साथ कभी भी आपको अगेंस्ट प्रपोजिशन नहीं लगानी है, गलत होता है अगेंस्ट, वायोलेट के अंदर ही अगेंस्ट होता है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ आपको कभी भी ऑफ नहीं लगाना बेटा, गलत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है इस वर्ड का, डिस्पाइट के अंदर ही इसका मीनिंग ही इन स्पाइट ऑफ होता है। आपने सुना होगा कि इन स्पाइट ऑफ भी होता है, वो इसी का मीनिंग होता है। डिस्पाइट का मीनिंग ही एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ होता है, तो इन स्पाइट ऑफ होता है, इसके साथ ऑफ लगता है, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद टोल्ड की बात करें, टोल्ड के साथ कभी भी बेटा टू नहीं लगाते, ध्यान रखना। अटैक के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते, ये भी ध्यान रखना। एम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं आता। इन वर्ब्स के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाई जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कभी भी जो है प्रपोजिशंस नहीं लिखी जाती, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने इमीडिएट ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है जी। तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इनके बाद प्रपोजिशंस नहीं लिखी जाती। थोड़ी सी और है आगे, रिजेंबल के साथ कभी भी आपको रिजेंबल के साथ विद नहीं लगाना, ये गलत होता है। रिजेंबल विद इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, राइट। रिजेंबल कभी अपने साथ विद प्रपोजिशन नहीं लेता, ये गलत है, मतलब रिजेंबल के साथ विद रॉन्ग होता है। उसके बाद स्ट्रेस के साथ कभी ऑन नहीं लगाना बेटा, स्ट्रेस के साथ कभी ऑन नहीं लगाना, ये भी रॉन्ग होता है। डिस्कस डिस्क्राइब के साथ बता दिया, कभी भी आपको अबाउट नहीं लिखना है। डिस्कस और डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता, ये रिपीट कर दिए, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं थर्ड टाइप की जो मैं बात कर रहा था अभी। ये जो थर्ड टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसके ऊपर भी सवाल करता है कि जानबूझ के इन वर्ब्स के साथ प्रपोजिशंस लगा के देता है, ठीक है। बोलेगा शी रिजेंबल्स विद हर मदर, जानबूझ के बोलेगा शी रिजेंबल्स विद हर मदर, ताकि बच्चा गलती करे, उसको लगे कि यार रिजेंबल विद तो सही लग रहा है बोलने में, ये ठीक होगा, जबकि ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, रिजेंबल के साथ कभी भी विद नहीं आएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। तो डैश मॉर्निंग टू इवनिंग, तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन भरनी है। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहले में क्या होना चाहिए आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ फ्रॉम लगाएंगे तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बनेगा। क्यों लगेगा फ्रॉम, इसका भी रीजन है, क्योंकि आगे जाके टू लगा रहा है। तो फ्रॉम का जो पेयर होता है बेटा, ध्यान रखना, फ्रॉम का पेयर हमेशा ही टू होता है।
ठीक है, फ्रॉम का पेयर टू होता है, ये कंजंक्शन भी है बेसिकली, और ये हम आगे जाके कंजंक्शन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम के साथ टू लिखा जाता है। फ्रॉम एक स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन को बताता है, ठीक है, वो चंडीगढ़ से दिल्ली आई या वो दिल्ली से चंडीगढ़ आई, तो कहां से आई वो, शी केम फ्रॉम दिल्ली, कहां पे आई, टू होती है डेस्टिनेशन, टू मंजिल को बताता है, ठीक है। तो फ्रॉम एक ओरिजिन होती है, उत्पत्ति को बताता है, शुरुआती पॉइंट को बताता है, और टू डेस्टिनेशन को बताता है। सेकंड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, किसी एग्जाम में पूछा गया, एक दो एग्जाम में। तो बोला आई गो डैश स्विम फॉर एवरी मॉर्निंग, या आई गो टू स्विम या आई गो फॉर स्विम। हालांकि डी और सी तो बच्चा एलिमिनेट कर देगा, डी और सी में तो ना एलिमिनेशन हो जाता है कि यार ये तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैं यहाँ टू भरूं या मैं इसमें फॉर भरूं। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे सेंटेंस में स्विम है, अब अगर इस वाक्य में स्विम नहीं होता, स्विमिंग होता, तो आपको 1% भी डाउट नहीं होता कि सर इसमें तो फिर फॉर ही आएगा, आई गो फॉर स्विमिंग। लेकिन इसने क्या किया, स्विमिंग से आईएनजी काट के स्विम दे दिया। तो चाहे स्विम हो चाहे आपका स्विमिंग हो, आपको ध्यान रखना है बेटा, हमेशा आपको दोनों के साथ फॉर ही लिखना है, कभी भी आपको इसके साथ टू नहीं लगाना, टू नहीं लगता इसके साथ फॉर ही लगता है, ऑलवेज। सो राइट आंसर इसका बनेगा बी, पहले सवाल का राइट आंसर बी है, आई गो फॉर स्विम एवरी मॉर्निंग। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड बोल रहे नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड, ठीक है, मतलब डिसेबल्ड आप जानते होंगे, डिसेबल्ड पीपल कौन होते हैं, हु आर डिसेबल्ड पीपल, जो बेसिकली फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, जिनकी कईयों की लेग्स नहीं होती है, कईयों के हाथ नहीं होते, है ना। तो फिजिकली चैलेंज जो पीपल होते हैं उनको बोलते हैं डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड के लाफ के साथ क्या लगाते हैं, अब चाहे स्माइल हो, चाहे मॉक होता है एक, चाहे लाफ हो, चाहे ग्रीन हो, हंसी होती है, मजाक उड़ाना, मॉक, मॉक भी हंसना होता है, ठीक है, स्माइल भी हंसना होता है। तो क्या होता है कि इनके बाद ना हमेशा ही एट लिखते हैं अगर आगे कोई पर्सन हो। जब आप किसी बंदे का मजाक उड़ाते हो, किसी पर्सन के ऊपर हंसते हो, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा ही एट लगाते हैं, ध्यान रखना, आगे पर्सन होना चाहिए, मॉक एट। बच्चे भिखारी के ऊपर हंस रहे थे, मतलब गरीबों के ऊपर हंस रहे थे, चिल्ड्रन वर लुकिंग लाफिंग एट द बेगर, या चिल्ड्रन वर मॉकिंग एट द बेगर। मॉक एट, लाफ एट, स्माइल एट, ग्रीन एट, सबके साथ एट आता है अगर आगे कोई पर्सन हो, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में एट लगाना है, ये ध्यान। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। फोर्थ, प्लीज वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स, राइट। तो एक वेट वर्ड होता है बेटा, वेट के साथ तो हमेशा ही फॉर लिखा जाता है, आपको पता होगा, बड़ा इजी सा सवाल है। लेकिन इसके साथ कनेक्शन आपने अवेट का ध्यान रखना, अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं लिखते, क्योंकि अवेट का मतलब ही वेट फॉर होता है। आपको मेनली यही बात समझानी थी, तो आंसर इसका ए बनेगा, प्लीज वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन बोल रहे द स्टेटमेंट इशूड बाय द लीडर्स एल्यूड्स। अब ये जो एल्यूड वर्ड है ना, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एल्यूड वर्ड है, इसका आपको हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग निकालना पड़ेगा। बोले जो स्टेटमेंट थी, जो लीडर्स के द्वारा इशू की गई थी, वो एल्यूड करती है उसकी जो बुक पब्लिश हुई थी 1993। तो एल्यूड का यहाँ पे जो मीनिंग बन रहा है ना, इसका मीनिंग बन रहा है बेसिकली, हिडन मीनिंग है इसका रेफर, रेफर करती है मीन्स, राइट। अब क्या आप नहीं जानते हैं रेफर के साथ क्या लगता है, तो आप बोलोगे सर हम जानते हैं रेफर टू होता है। तो अगर रेफर टू होता है बेटा, तो इसका जो राइट आंसर था वो बनना था हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, और इसका आंसर बनना था हमारा allude to। The statement issued by the leaders alludes to his book published in 1993, कि जो स्टेटमेंट लीडर्स के द्वारा इशू की गई थी वो उसकी बुक जो पब्लिश हुई थी 1993 में, उसको रेफर करती है, ये बोल रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, डोंट लुक डाउन, जैसे लाफ एट वाला है ना, उसी तरह मिलता जुलता है। बोला डोंट लुक डाउन डैश द अंडर प्रिविलेज्ड। पहले तो प्रिविलेज्ड का मीनिंग बता देता हूँ। प्रिविलेज्ड वो लोग होते हैं जो जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और अंडर लग गया से पहले तो अंडर प्रिविलेज्ड मतलब हम बोल सकते हैं जो गरीब रह जाते हैं, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है। सो लुक डाउन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है बेटा, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है बेसिकली कि तुम अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हो। अगर आप खुद को सुपीरियर मानते हो, इसका मतलब सामने वाला बंदा इंफीरियर है।
सो डोंट लुक डाउन अपॉन द अंडर प्रिविलेज, मतलब कभी भी गरीबों को जो है घटिया नहीं मानना चाहिए कि वो घटिया है, हम सुपीरियर हैं। व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, so वहां पे यूज करते हैं लुक डाउन अपॉन। सेवंथ पे जाते हैं। सेवंथ सवाल बोल रहा है दो ही वॉज सराउंडेड बाय एनिमीज, हालांकि उसको शत्रुओं के द्वारा चारों तरफ से घेरा हुआ था, ही रिफ्यूज्ड टू गिव डैश। अब जब गिव के साथ आप वो आंसर भरोगे, जो फ्रेजल वर्ब बनेगी, जो भी प्रपोजिशन आप इसका डालोगे, तो इसका मीनिंग जा रहा है टू सरेंडर। बुरा, हालांकि उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ था, लेकिन उसने सरेंडर करने से मना, राइट। तो गिव के साथ सरेंडर का मीनिंग आता है जब हम इसका इन लगा। तो ये बेटा एक फ्रेजल वर्ब है, इसका आपने ध्यान रखना है। गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सरेंडर करना, राइट। तो यहां पे राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हैज बीन कॉल्ड, तो ये तो बहुत इजी, आप बोलते हो जानते होंगे, इसका आंसर जाएगा हमारा कॉल्ड ऑफ, तो ये वाला आंसर बनेगा। और कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप। जैसे मान लो स्टूडेंट्स भी कॉलेज में स्ट्राइक करते हैं, फिर उनकी अगर मांग पूरी होगी तो उन्होंने हड़ताल को रोक दिया, स्ट्राइक को रोक दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। सो द स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, या द स्टूडेंट्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ऐसे बन जाएगा। नाइन्थ पे आ जाइए, आई गॉट योर पार्सल। गॉट योर पार्सल, जो डेज की प्रपोजिशन होती है बेटा ध्यान रखना, जो डेज की प्रपोजिशन होती है वो ऑन होती है, जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे दे रहा है तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे आंसर है डी, राइट। डेज की प्रपोजिशन ऑन होती है, और मंथ्स की प्रपोजिशन हमेशा ध्यान रखना, मंथ्स की प्रपोजिशन आपकी इन होती है, मंथ्स की प्रपोजिशन आपकी इन होती है, ठीक है जी। चलिए 10th पे आ जाते हैं। सुरेश वॉज अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लिखी जाती है बेसिकली ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, ध्यान रखना। ही इज अक्यूज्ड ऑफ, मतलब अपराधी है, दोष लगा उसके ऊपर। सुरेश वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। कम टू द 11th, कमला इज सैंग्विन। सैंग्विन वर्ड का मीनिंग होता है बेसिकली होपफुल, हिडन मीनिंग है इसका होपफुल, या किसी चीज को लेके ऑप्टिमिस्टिक होना, राइट। कि वो अपनी सक्सेस को लेके बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी है, मतलब उसको पता है कि वो उम्मीद रखती है, होपफुल है कि वो कामयाब होगी, राइट। तो सैंग्विन के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन लगती है वो लगती है इसके साथ ऑफ। सैंग्विन ऑफ होता है बेसिकली, राइट। तो आंसर बनेगा इसका राइट हमारा, दैट वुड बी ऑफ, वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो बी आंसर बन जाएगा इसका, राइट आंसर जाएगा बी। बी को आप मार्क करें, ठीक है। कमला इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस। रमेश इज हीडलेस। हीडलेस का मीनिंग क्या जा रहा है यहाँ पे, हीडलेस का मीनिंग क्या जा रहा है बेसिकली, हीडलेस का मीनिंग जा रहा है केयरलेस। कई लोग होते हैं ना अंजाम की, उनको कोई परवाह नहीं होती, जो मर्जी नतीजा है उनको कोई परवाह नहीं होती, केयरलेस ऑफ होता है, राइट। सो रमेश इज हीडलेस ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हीडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। 13, हिज फादर डाइड, अभी भी पढ़ाया आपको मैंने, ठीक है। जब किसी की डेथ बेटा डिजीज से होती है तो ऑफ लगाते हैं, सॉरी डिजीज नहीं है यहाँ पे, डिजीज कहाँ है यहाँ, डिजीज तो है ही नहीं। हिज फादर डाइड डैश द एज ऑफ 63। देखो अर्ली एज हो सेंटेंस में, अगर अर्ली एज हो तो भी आपको अर्ली एज के साथ एट लिखना होता है, एट अर्ली एज, हिज फादर डाइड एट अर्ली एज। और जब डिजिट लिखी हो तो फिर उसके साथ भी आपको एट ही लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है, डी मत करें, ए होगा। हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 63। एट अर्ली एज होता है, एट द एज ऑफ 63 होता है, ये ध्यान रखना। 14 पे आ जाओ। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, है ना, मतलब हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, हमें अपने कदमों पे खुद ही खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट के केस में अपॉन लगाते हैं, ठीक है। और जब कंडीशन लगती है ट्रस्ट हो वाकई में तो अपॉन लगाते हैं, अदरवाइज अपॉन नहीं लगाना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ट्रस्ट के केस में अपॉन लगता है, कंडीशन के केस में अपॉन लगता है, वैसे ऑन नहीं लगाना। आ जाइए, डिड द बॉयज टर्न, डिड द बॉयज टर्न, तो टर्न के साथ यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना, जिसका मीनिंग होता है बेटा बेसिकली प्रेजेंट होना। तो कोई बंदा ये बोल रहा है कि क्या मतलब सारे जो लड़के थे वो प्रेजेंट थे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होना होता है इसका मीनिंग, फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट 16, फायरमैन मैनेज टू पुट अप विद फायर, पुट अप द फायर, पुट आउट द फायर, तो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी फ्रेजल वर्ब लगनी है यहाँ पे,
तो आप इसका राइट आंसर लिखें सी। सी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है, सी कुड बी द राइट आंसर, और इसका राइट आंसर सी बनेगा हमारा, ठीक है। तो सी बनेगा, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, पुट आउट। अब पुट आउट का मीनिंग आप लिख लो, बुझाने को बोलते हैं, टू एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, बुझाना होता है बेसिकली ये। आग वगैरह लगती है ना, तो फायरमैन की बात कर रहा है, तो फिर वो आग को बुझाया उसने, टू एक्सटिंग्विश इसका मीनिंग। 17, ही शोज ग्रेट एबिलिटी। अब एबिलिटी के साथ आप डी ऑप्शन मार्क करें, एबिलिटी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन इन लगती है, गुड एट होता है, बैड एट होता है, प्रोफिशिएंट इन होता है, एबिलिटी में भी आप इन लगते हैं। 3 पे जाते हैं, द मैन डैश अ बियर्ड इज माय ब्रदर। सो मैन, द मैन विद द बियर्ड, इन मत करें आप, द मैन विद अ बियर्ड इज माय ब्रदर, मतलब जो आदमी दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी है वो मेरा भाई है, द मैन विद द बियर्ड इज माय ब्रदर। 17 देख ले, माई फादर हैज प्रोमिस्ड टू प्रोवाइड मी अ स्कूटर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, पेपर में आया। एक्चुअली ये जो प्रोवाइड वर्ब है ना, प्रोवाइड, प्रोवाइड वर्ब के साथ एक्चुअली लिखते हैं बेटा, एरर का सवाल है, ब्लैंक का नहीं है, इसके साथ लिखते हैं प्रपोजिशन विद। प्रोवाइड के साथ प्रपोजिशन विद लगती है, तो प्रोवाइड के साथ यहाँ नहीं विद आएगा, आंसर तो इसका बनेगा सी, ऑप्शन तो ये सी है, लेकिन मी के बाद विद आएगा सेंस के बाद। प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर नेक्स्ट ईयर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, फाइंड द एरर्स, थोड़े से क्वेश्चन है, देखो कोप कोप अप वाला एरर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत है, और हमें अप को ड्रॉप करना है, इसमें अप नहीं आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि कोप के साथ अप नहीं लगता, ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, कोप भी दोगा, डिफिकल्ट सिचुएशन दे रहा तो अप नहीं आएगा। Situation is so tense in the city that even a small incident can spark communal riots in the city. शहर में हालात इतने खराब थे, ठीक है, खराब हैं इस बोल रहा है, ठीक है, दैट इवन अ छोटी सी चिंगारी, ये जो स्पार्क वर्ब होती है ना, स्पार्क, स्पार्क एक वर्ब है, और इस स्पार्क वर्ब होती है ना, स्पार्किंग नहीं होती उसकी, उसको बोल रहा है, इसके साथ एक्चुअली ओ डबल एफ लगता है, और ये मिस कर, स्पार्क ऑफ होता है, ठीक है, कि शहर में हालात इतने खराब है, छोटी सी चिंगारी से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। थर्ड पे आ जाइए, आई विल अवेल। अवेल वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि अवेल के साथ कभी विद नहीं लगता, अवेल के साथ आगे जाके प्रपोजिशन गलत लगा रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लगा रहा है वो ठीक है, फ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है इसका, लेकिन प्रपोजिशन ऑफ लगती है इसके साथ, तो इसका आर बनेगा हमारा ए, बी, बी पार्ट इसका गलत है, विद की जगह ऑफ लिखे। फोर्थ पे आ जाइए, इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जी कभी भी फॉर नहीं लगाते, ध्यान रखना, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब हमेशा अपने साथ ऑन लेती है, राइट। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास, डिस्पाइट ऑफ, बता दिया आपको, डिस्पाइट वर्ब के साथ कभी भी प्रपोजिशन ऑफ नहीं लगाते, ठीक है, डिस्पाइट अपने साथ क्या लेता बेटा, डिस्पाइट हमेशा अपने साथ लेता है नो प्रपोजिशन, इंस्पाइट होता तो ऑफ आता, डिस्पाइट का मीनिंग ही इंस्पाइट ऑफ होता है, और इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लिखी जाती। तो प्रपोजिशन में इतना भी अगर आप रिवाइज करोगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए, फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रपोजिशंस नहीं लगती हैं, तो इस पे आपने वर्कआउट करना है। आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। सो आप इन कॉन्सेप्ट्स पे वर्कआउट करते रहो, और आपको ये चीजें काफी हेल्पफुल रहेंगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करोगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।